नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। और आज हम आपको जिस शख्स से मिलवाने वाले हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन एक फॉर्मल तरीका होता है कि जब भी हम किसी को आपसे मिलवाते हैं तो उनके बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय देते हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं प्रोफेसर प्रभाशंकर शुक्ला जी से, जो है कुलपति पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग के, और पिछले 1 सालों से वहां सेवाएं दे रहे हैं। आप कृषि वैज्ञानिक हैं, भारत के जाने माने कृषि वैज्ञानिक हैं, और आपने विभिन्न कृषि के क्षेत्रों में ऐसे ऐसे रिसर्च किए हैं जिस पर हम आगे बात करेंगे, और जिसका लाभ देश ही नहीं विदेशों पूरी दुनिया इसका लाभ उठा रही है। और कई प्रजातियों पर इन्होंने खास रिसर्च किए हैं। फिलहाल ये पर्वतीय क्षेत्र में इनकी सेवाएं जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले ये पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका, बहुत बहुत। धन्यवाद सर, आपको आप पर्वतीय विश्वविद्यालय में जो है पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय में कुलपति के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर जी। शुभकामनाएं आपको। और धन्यवाद। हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो सर, कुलपति बनने के बाद पिछले 1 सालों से आप वहाँ कुलपति के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। तो सबसे पहला तो यही सवाल होगा कि कई सारे चैलेंजेस रहे होंगे आपके सामने की नई जगह है और नए जब वो भी ऐसे समय में जब कृषि के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है और बहुत कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो कुलपति बनने के बाद सर सबसे पहले आपने क्या क्या काम किए, कौन कौन से कदम उठाए, इस बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद आपको मुझे इस चैनल पर बुलाने के लिए। जी सर, बताएं। एक फोन आ गया और डिस्टर्ब तो नहीं करेगा? नहीं नहीं नहीं, आप बताएं, कंटिन्यू करें सर। तो मेरा सवाल था कि कुलपति बनने के बाद आपने कौन कौन से कदम उठाए, जो सबसे पहले जो जिस पर सबसे पहले आपका ध्यान आकृष्ट हुआ और आपने जो फर्स्ट स्टेप बोलते हैं उसको लिया, उसके बारे में बताएं। 27 जुलाई 2021 को मैंने कुलपति के रूप में पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय में पदभार ग्रहण किया। ठीक है सर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उस समय कोरोना का काल था। कोविड-19 के प्रभाव से हर जगह शिक्षण का कार्य ऑनलाइन के माध्यम से चल रहा था। इसलिए सबसे प्राध्यापकों से, विभागाध्यक्षों से, अधिष्ठाताओं से एक साथ मिलना भी संभव नहीं था। तो सबसे पहले जाने के बाद मैंने सोचा कि हम अपने प्राध्यापकों से कैसे मिल सकते हैं। उसलिए हमने प्राध्यापकों की जो 3 कैटेगरी होती है, सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और प्राध्यापक, तो हमने एक एक ग्रुप को अलग अलग छोटे विभागों के अनुसार छोटे छोटे समूहों में बुला के उनसे जो है मिलना प्रारंभ किया, उनकी बातें जानी और उनकी समस्याएं समझी। तो इस तरीके से हमने अपनी पहुंच सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापकों तक पहुंचाई। वार्ता के दौरान जो उनकी समस्याएं समझ में आई कि पिछले 10 वर्षों से उनके प्रमोशन नहीं हुए थे, साथ ही साथ जो कर्मचारी थे, कर्मचारियों का भी प्रमोशन की प्रक्रिया 10 वर्षों से लंबित थी। तो हमने अपने कुलसचिव से वार्ता करने के उपरांत सारे विभागाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों के साथ साथ अधिष्ठाताओं से वार्ता की, और वार्ता करने के बाद सबसे पहले सीएस कि कर्मचारी के लिए जो मुख्य रूप से जरूरी था प्रमोशन की प्रक्रिया, तो वो हमने अपने की और हमने उनका प्रमोशन का कार्य पूरा किया। इस बीच 3-4 महीने बीतने के बाद जो दूसरी चीजें किया कि अब विश्वविद्यालय में एक ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा हो गई थी। जो कि सभी कोरोना के परीक्षाओं समय का सबसे जो ज्यादा है जरूरी थी, जरूरी ऑनलाइन। थी। हाँ हाँ, ऑनलाइन परीक्षाएं हो जाने के बाद समय से सबके परीक्षा फल जो है घोषित कर दिए जाएं। हमने बैठकें की और सबके परीक्षा फल जो है समय से घोषित करा दिए। सत्र नियमित कराने पर आपका जोर रहा। हाँ, तो इन दो चीजों को जो है हमने सबसे पहले जो है टेकअप किया।
और उसके बाद फिर जो है विश्वविद्यालय में जब कोरोना का काल थोड़ा सा धीमे हुआ तो हमने 2 रूपों में, जो सेकंड सेमेस्टर की बात चली कि उसमें जो विद्यार्थी कक्षाओं में आना चाहते हैं एसओपी के आधार पर उन सारे अपने प्रमाण पत्रों के साथ वो कक्षाओं से, और जो नहीं आना चाहते हैं दूर से हैं वो ऑनलाइन से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इस तरीके से हमने विद्यार्थियों के माध्यम में विद्यार्थियों के बीच में अपनी पहुंच बढ़ाई, और जिसका एक अच्छा प्रभाव रहा कि जो हमने फाइनल ईयर की परीक्षा ली उसमें लगभग 100% विद्यार्थी जो है ऑफलाइन उपस्थित होकर परीक्षाओं में सम्मिलित हुए, और उनका परिणाम भी समय के साथ घोषित कर दिया गया, जिससे कि वो अपनी कक्षाओं में शोध के लिए और परास्नातक के लिए जो ग्रेजुएशन के विद्यार्थी थे और जो पीजी के विद्यार्थी उस शोध के लिए जो अपना प्रवेश ले सके। सर मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, इसी क्रम में, कि नेहू जिसे जिस विश्वविद्यालय के आप कुलपति हैं, तो वहां ऐसा क्या जी था, ऐसा आपने क्या किया जो पहले कभी नहीं हुआ और इस बार हुआ, तो आपने ये जो है ये उपलब्धि के तौर पर आपका गिना जाएगा? देखिए, मैंने आपको पहले सवाल में ही बताया हाँ कि सामान्यतः लोग करते हैं, जब जाते हैं तो एक बड़ी सी मीटिंग बुलाते हैं, उसमें कुछ लोग अपनी बात रखते हैं और उनसे संपर्क कर लेते हैं। हाँ लेकिन हमने छोटे छोटे ग्रुपों के माध्यम से हाँ सबसे मिलने का और सबकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया, जिससे कि हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। दूसरी चीज जो हमने किया, जो विद्यार्थियों के लिए कम होता है, कि हमने अभी ये शुरू किया है कि हम समस्त विद्यार्थियों को अपने न्यूज की प्रक्रिया में समाचार और उनके जो समस्या है उन तक कैसे पहुंचे। तो ऑनलाइन के माध्यम से हम उनकी समस्याओं को जो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हमने अपने यहाँ एक सिस्टम डेवलप किया है कि विद्यार्थी वो नहीं है तो ऑनलाइन के माध्यम से भी अपनी जो समस्या है उसको हमको भेज सकता है, और उसको जो है फिर हम उसको उसका भी समाधान उस रूप में करते हैं। दूसरी चीज, जो दूरस्थ विद्यार्थी, क्योंकि पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के साथ साथ 76 उसके अफिलेटेड कॉलेजेस भी हैं। हाँ जो कॉलेज हैं उनको भी डिग्रियां विश्वविद्यालय से ही दी जाती हैं। ऐसा विद्यार्थियों में भी आया कि उनको डिग्रियां जो है कैसे उनके ही जगह पे मिल जाए। तो हमने पहला प्रयास जो हमारे कैंपस हैं उसमें ये किया है कि उसमें हमने वहाँ के इंचार्ज से कहा कि जो भी विद्यार्थी हैं जिनको डिग्रियां या उनके काम की जरूरत है जो विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है, तो उस अमुक व्यक्ति पे ही अपने प्रार्थना पत्र सारी चीजें देंगे, और वो सीधे विश्वविद्यालय से जो है प्रयास करके उनके कार्यों का जो है निदान, उनकी समस्याओं का निदान करेगा, जिससे विद्यार्थी को दूरस्थ स्थानों से विश्वविद्यालय कर केंद्र पर आने की जरूरत जो है नहीं के बराबर होगी। कुछ व्यक्तिगत या कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो उन्हें सामान्य कार्यों के लिए विश्वविद्यालय आने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा एक जो है प्रयास किया गया। चलिए तो सर, इस बहुत तरीके से अच्छा। हाँ। सर मेरा अगला सवाल यही होगा कि अब जैसे आपने इतना काम तो किया, अब भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में है या आपके मन में है, जो आपको लगता है कि ये स्टेप लिया जाना चाहिए और उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन प्रयास कर रहा है? जाने के बाद विश्वविद्यालय को जब हमने देखा, तो नेहरू एक पुराना विश्वविद्यालय है और अपना जो है स्वर्ण जयंती वर्ष भी मना रहा है इस वर्ष। तो इस स्वर्ण जयंती वर्ष में शिक्षा के लिए जो और कई चीजें, जिसमें यूजीसी में भी अपना जो है अलग अलग पोर्टल बनाया है जो विश्वविद्यालय में नहीं स्थापित थे, तो हमने एक वहां पे डीआईसी, डिजाइन एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित किया। नेकॉर्ड बिल्डिंग है, नेकॉर्ड बिल्डिंग के अंतर्गत, और डॉक्टर डॉन श्याम जो उसके कार्यकारी निदेशक भी हैं वो इस काम को देख रहे हैं, और उसके माध्यम से डिजाइन एंड इनोवेशन सेंटर में हमने जो स्थानीय लोगों से जोड़कर
जो उनकी अपनी तकनीकी है और उसमें साइंटिफिक पुट देते हुए, टेक्नोलॉजी का जो है इम्प्रूवमेंट करते हुए, उसको कैसे हम प्रचार प्रसार जो है कर सकते हैं, जिससे जहां स्थानीय लोगों को तकनीकी का ज्ञान बढ़ेगा, साइंटिफिक ज्ञान बढ़ेगा, वहीं उनकी जो अपनी क्योंकि सबको अपनी तकनीकी से जो है बड़ा प्रेम होता है, हाँ, तो उसमें जब साइंटिफिक इनपुट दे दिया जाएगा तो उसको हम प्रचार प्रसार ज्यादा करेंगे। तो यानी कि जो इसलिए इस केंद्र का जो है मुख्य रूप से जो है ये काम होगा। उसमें एक 3D प्रिंटिंग है, 3D प्रिंटिंग का काम भी हम आने वाले समय में शुरू करेंगे, उसके माध्यम से डिजाइन इनोवेशन सेंटर के माध्यम से, और कुछ और दूसरे जो स्किल और डेवलपमेंट है उनके साथ भी हम MOU करेंगे। तो इस तरीके से हम विद्यार्थियों को अन्य चीजों से साइंटिफिक विधि से जो है जोड़ सकेंगे, जिसके कारण से कि वह अपने विश्वविद्यालय से निकलने के बाद अपने जीविकों का उपार्जन का माध्यम स्वयं बना सके। यानी कि जो स्थानीय तकनीकी है उसे साइंटिफिक तरीके से उसको और उन्नत और कारगर बनाने का प्रयास जो है वो होगा, और उससे और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा लोगों को। तो उनका कल्चर भी बना रहेगा, उनकी जो स्थानीय तकनीकी है वो भी बनी रहेगी, और उसमें साइंस का भी जब मतलब देसी भाषा में कहे तो उसका साइंस का तड़का लगेगा, तो वो खिलकर और बाहर आएगा। बाहर आ जाएगा। हाँ, बाहर आएगा। सर, पिछले दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, हमारे पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया गया। हर घर तिरंगा अभियान जो है, मुझे जहां तक याददाश्त है कि भारत में कभी इस तरह से कोई महोत्सव नहीं मनाया गया, राष्ट्रीय पर्व नहीं मनाया गया। जी जी जी। आपके विश्वविद्यालय में सर क्या खास, कैसे मनाया आप लोगों ने, कैसे मनाया, आपके विश्वविद्यालय ने क्या मनाया, क्या योगदान दिया उस पर, इस बारे में कुछ बताएं। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, और मैं अपने पिछले 1 साल के अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि जब पिछली बार 27 जुलाई को पदभार ग्रहण करने के बाद मैंने 15 अगस्त पर झंडा फहराया था, तो उस समय झंडारोहण के समय विद्यार्थियों और शिक्षकों की संख्या जितनी अपेक्षा थी उससे कम थी। लेकिन इस बार वो तिरंगा, हर घर तिरंगे का प्रोग्राम हो, या 14 अगस्त पर देश का बंटवारा क्यों हुआ उसका कार्यक्रम हो, विभीषिका जो और बंटवारा विभीषिका कार्यक्रम जो चलाया गया सरकार की तरफ से, विवेक का जो दिवस चलाया गया उस पे हो, जो हमने एक नई ऊर्जा वहां के विद्यार्थियों में देखी, शिक्षकों में देखी, और कर्मचारियों और उनको परिवारों में देखी, वो मुझको अभिभूत करने वाला था। और मैं ये कह सकता हूं कि तिरंगा यात्रा जो सामान्यतः मेघालय में या शिलांग में आप ये कह सके कि नहीं निकलती थी, मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत उतना क्रेज नहीं दिखता था। हाँ, लेकिन इस बार जब मैंने लोगों का आह्वान किया तो लगभग हमारी 1 से 1.25 किलोमीटर की लंबी जो है तिरंगा यात्रा थी, और उसमें मेरी भी अपेक्षा लगभग 500 थी, लेकिन 1000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। और भागे ही नहीं लिया, अपने बच्चों के साथ, जैसे परिवार के जैसे साथ हम आए। आगे, हाँ, अपने परिवार के साथ आए, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ये श्रृंखला आगे जो है और ही बढ़ती गई। और जब हम एक साथ हुए, जिसको वहां के DGP डॉक्टर बिश्नोई जी थे, उन्होंने संबोधित भी किया, और संबोधन के समय उन्होंने भी इस बात को इंगित किया कि ये देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि नॉर्थ ईस्ट में मेघालय और शिलांग में, और शिलांग जो मौलई का इलाका है, उस मौलई ने में लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हर घर तिरंगे के कार्यक्रम में भाग लिया। और भाग ही नहीं लिया, लगभग अधिकांश घरों पर भारत का तिरंगा फहरता हुआ वहां हमने देखा। तो ये एक सबसे बड़ी जो है उपलब्धि इस बार की रही। दूसरी सबसे बात थी जो 15 अगस्त में हमने स्वतंत्रता के जो वीर थे, उसमें तमाम ऐसे वीर जो शिलांग के थे, नॉर्थ ईस्ट के थे, जिनका नाम निकल कर बाहर नहीं आ पाया था। उसमें से मुख्य रूप से जो 3 शिलांग के थे, वो तीरथ सिंह, पटोगन संगमा जी, और इनके साथ साथ के नोंगबा।
इन तीनों का जहां पे नाम हुआ, उनके नाम की जो है, उनका जो है फोटो, और लोग उनसे, उनके चेहरे से परिचित हुए। साथ ही साथ मैंने वो परिवार भी खोजा जो उदयव्रत सिंह से जुड़ा हुआ था, उनकी चौथी पीढ़ी थे। मैंने उनको सम्मान देने के लिए 15 अगस्त पर बुलाया, और 15 अगस्त पर वो विश्वविद्यालय के नेहू के जो है मुख्य अतिथि के रूप में रहे, और उन्होंने भी कर्मचारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को संबोधित किया, जिससे एक ऐसा मैसेज लोगों के बीच में कन्वे हुआ कि नहीं, जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनके भी परिवार के कोई भी सदस्य आज हैं हमारे बीच में, तो ये हम लोगों का उत्तरदायित्व है कि हम लोग समय समय पर बुला के उनसे मिले और उनको सम्मानित करते रहें। उनको जो है अपने कार्यक्रमों में सम्मानित करने के लिए बुलाते रहें, जिससे उनके मन में ये भाव ना जाए कि देश के लिए उनके घर से जो व्यक्ति शहीद हुआ था, वो उसका जो है मान वो सम्मान कहीं गुमनामी में खो गया है। नहीं करना। जिसने देश के लिए बलिदान दिया वो कहीं गुमनामी में खो गया है, ऐसा लोगों को आभास ना हो, हाँ, और उन्हें जो है वो स्थान मिले जिसके वो हकदार है। जिसके वो हकदार। ठीक कह रहे हैं आप। सर बहुत अच्छा प्रयास रहा आपका, और आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश ने जिस हिसाब से मनाया है, और नॉर्थ ईस्ट, चाहे वो हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देखें, तो वाकई में देश ने झूम कर जश्न मनाया। पहली बार ऐसा हुआ, और जैसा कि आपने बताया भी कि शिलोंग में भी उस तरह की चीजें आपको देखने को मिली। सर ये तो जी जी। वाकई में सभी भारतवासियों के लिए हर्ष का विषय भी होना चाहिए। सर अब हम फिर वापस आते हैं अपने सवालों पर कि एक कृषि वैज्ञानिक के तौर पर आपने मुख्य तौर पर जैसे क्या कौन कौन से काम किए उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं, और कौन से ऐसे काम हैं जो जो ऐतिहासिक हैं या कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं, या जिसने एक पूरी स्ट्रक्चर को बदल दिया, ऐसा आपके बारे में तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आप अगर दर्शकों को बताएं कि आप किस किस चीज, कौन सी ऐसी रिसर्च है या कौन सी ऐसी खोज है जिसको आप मानते हैं कि वो कीर्तिमान स्थापित करने लायक है। आपने अच्छा प्रश्न किया है कृषि के संदर्भ में, और कृषि वैज्ञानिक होने के नाते हम आपसे कह सकते हैं कि देश के पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों का अनुभव हमारे पास है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पंतनगर विश्वविद्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद हमने 6 वर्ष तक सेवाएं जो है हिल्स में किया है, और वहां हिल्स में जो सबसे बड़ी समस्या थी, वो समस्या थी कि लोगों को उन्नत बीज जो विकसित हो चुके हैं हाँ, वो लोगों तक कैसे पहुंचे। ये पहुंचने के लिए हमने पंतनगर विश्वविद्यालय का रानी चौरी जो कैंपस था, उसमें सबसे ज्यादा ऊंचाई पे, लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पे सी लेवल से हाँ, एक प्रोसेसिंग प्लांट जो है बनाया, हाँ, और जिसमें प्रोसेस करके हाँ, बीज, शुद्ध बीज जो है लोगों तक पहुंचाने का कार्य जो है प्रारंभ किया गया उस समय। उसके बाद मेरा वहां से स्थानांतरण जो है मैदानी क्षेत्र में आ गया, और मैंने अपने आप को मैदानी क्षेत्र में आने के बाद एक सोयाबीन प्रजनक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया, और पिछले लगभग 10 सालों के कार्यकाल में हमने 6 सोयाबीन की प्रजातियां विकसित की। हमने सोयाबीन पे काम क्यों करना शुरू किया, आप सभी जानते हैं कि हम खाद्यान्न के मामले में तो आत्मनिर्भर हो चुके हैं, लेकिन तेलों के मामलों में अब भी इस देश को आयात करना पड़ता है, और समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि हम आने वाले समय के लिए हमको ऐसी प्रजातियां चाहिए, ऐसे जो है ऐसे फसलें चाहिए जो हमारी दूसरे देशों पर आयल की जो खाने वाले तेल हैं उनकी जो है निर्भरता कम हो सके। हमने सोयाबीन पे काम शुरू किया, और सोयाबीन, पंत सोयाबीन की 6 प्रजातियां विकसित किया, और वो विकसित करने के बाद पंतनगर में संयुक्त निदेशक प्रजनक बीज उत्पादन का दायित्व भी मेरे पास था। तो उन प्रजातियों के बीजों का हमने प्रजनक बीज, आधारीय बीज, और आधारीय बीज के बाद जो है पंजीकृत बीज का जो है उत्पादन शुरू किया, जिससे कि अधिकांश क्षेत्रों में सोयाबीन का जो पहले से फैलाव था वो और ज्यादा बढ़ा, और
आज सोयाबीन का आयल जो है देश के जो है आयल उत्पादन में एक महत्वपूर्ण रोल जो है अदा कर रहा है, जिससे पहले से उसकी हमारा आयात कम हुआ है। अच्छा, यानी कि जो पहले जितना हम आयात करते थे उसमें कमी आई है क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। हाँ, ये तो बड़ी उपलब्धि है कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहने के बजाय हम अपने देश में, जैसे जो मोदी जी का नारा भी है कि मेक इन इंडिया, तो बनाओ या इंडिया की जगह उगाओ इंडिया भी हो सकता है कि इंडिया में उगाओ। तो वो भी आप एक तरह से उनके नारे को ही सफल कर रहे हैं, योगदान दे रहे हाँ, हैं। मैंने जी सर मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि कौशल विकास और युवाओं में जो रोजगार की समस्याएं हैं, चाहे वो हम बाकी वेस्ट इंडिया की बात करें या फिर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, उसको मजबूत बनाने के लिए आपका विश्वविद्यालय क्या प्रयास कर रहा है और उस बारे में क्या योजनाएं हैं आपके पास, उस बारे में सर संक्षेप में बताएं। देखिए, पर्वतीय पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय, वहाँ कृषि के भी 2-3 विभाग हैं, लेकिन अधिकांश जो है अलग अलग है। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस, ह्यूमैनिटीज, लॉ, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मेरे जाने के बाद जब मैंने नॉर्थ ईस्ट और मेघालय का भ्रमण किया, तो मुझे जो अनुभव में आया कि कौशल विकास के लिए यहाँ काम किए जाने की जरूरत है, और उसके लिए हमारा जो केंद्र जोवाई एरिया में है, क्योंकि दोनों जो 3 प्रमुख ट्राइबल्स हैं वहां पे, गारो, खासी और जयंतिया, और हाँ, तीनों जो है क्षेत्रों में, तीनों क्षेत्रों में मेघालय के 15 पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालयों के केंद्र हैं। एक कैंपस हमारा गारो में है, और दूसरा जो है कैंपस जो हमने जयंतिया में बनाया है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र के नाम पे ही बना है। हाँ, उस कौशल विकास केंद्र में अभी तक केवल एक कोर्स मेडिकल का, वहां पे मेडिकल जो है लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग चल रही थी। लेकिन जाने के बाद एक कृषि वैज्ञानिक होने के नाते हमने वहां पे, उसके लिए हमने परियोजनाएं भी सरकार को कुछ सबमिट किया है, कुछ और सबमिट कर रहे हैं, कि जो मेघालय की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्योंकि वहां शाकाहारियों की कमी है, अधिकांश लोग जो है नॉन वेजिटेरियन है, तो उनके लिए जो मुख्य उनका भोजन है उसमें से पोर्क है, पोर्क के साथ साथ फिश है, और ये जो उपलब्धता होती है वो दूसरे प्रदेशों पे वहां पे आती है। हमने ऐसा सोचा है कि वहां पे कुछ और पिगरी का ट्रेनिंग सेंटर शुरू होना चाहिए। पिगरी के साथ साथ फिशरीज के जो बड़े बड़े तालाब हैं, वहां पे जो डैम बनाए गए हैं, उसमें फिशरी का काम शुरू हो जाएगा। तो फिशरी, पिगरी, और तीसरी जो चीज है वो हैचरी। तो उनका जो है, जो हमारे लगभग अभी केवल आधा, आप ये कह सकते हैं कि आधी जो रिक्वायरमेंट है वो दूसरे प्रदेशों से आती है। तो इन चीजों को जो है, इस पे स्किल डेवलपमेंट करके, ट्रेनिंग दे करके, और उसके बाद ये सेंटर्स जो है खुले हो जाएंगे और किसानों को इसमें शामिल किया जाएगा, तो निश्चित ही जहां मेघालय जो है आत्मनिर्भर होगा, वहीं साथ ही साथ जो है लोगों को रोजगार भी मिलेंगे, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। अवसर अवसर भी मिलेंगे। दूसरी और चीज, जो वहां की प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक चीजों में जो उनके पास सबसे अच्छा शहद है, शहद के साथ जिंजर का बहुत ही अच्छा जो है, अच्छी क्वालिटी का जिंजर जो है उत्पादन होता है। जिंजर के साथ साथ हल्दी, टर्मरिक का भी बहुत है। तो ये शहद, टर्मरिक और जिंजर, तो इनको अलग से स्किल डेवलप करके, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंटर जो जोई में है, और उसके साथ जो हमारा तुरा में है, तो इस पे भी हमारा काम चल रहा है। बल्कि जो सरकार ने नया एकेडमिया इंडस्ट्री रिलेशनशिप की बात की है, तो उस रिलेशनशिप में भी हमने काम शुरू किया है। और तुरा में जो हमारा फूड टेक्नोलॉजी का जो है सेंटर है, विभाग है, उस विभाग से 2 प्रोडक्ट भी ऐसे हमारे जो है इमामी के साथ जो है सेलेक्ट हुए हैं। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जहां हम शहद को जो है का ज्यादा उत्पादन करके, और इमामी के साथ हम उसकी बड़ी मार्केटिंग जो है करेंगे, वहीं साथ ही साथ जो दूसरा अन्य प्रोडक्ट है उसको भी
स्टार्टअप के माध्यम से हम मार्केट में ले जाएंगे। ऐसा हमारा प्रयास जो है इस क्षेत्र में चल रहा है। चलिए सर, चूंकि समय हमारे पास कम है, इसलिए इस सेशन को यही खत्म करते हैं। आगे भी आपसे अन्य मुद्दों पर आपसे जुड़ते रहेंगे, और आपने सर इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत